नमस्ते। मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं ललन टॉक। अगर आप अर्थव्यवस्था के मामलों में थोड़ी भी रुचि रखते होंगे तो पिछले दिनों में आपको जानकारी मिली होगी कि भारत की अर्थव्यवस्था में 23.9% की जीडीपी में गिरावट देखी गई। खबर बड़ी थी, बहुत सारी मीडिया हाउसेस ने इसे कवर किया, लेकिन इन सबके बीच में छाया एक इंफोग्राफिक। इनको इंफोग्राफिक था बिजनेस टुडे का। अब बिजनेस टुडे की उस इंफोग्राफिक की चर्चा जब सोशल मीडिया पर हुई तो कुछ लोगों ने शक जताया, कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया कि उनके इंफोग्राफिक में कुछ तकनीकी खामी है, कुछ गलती है। गलती के लिए वो कह रहे थे कि भारत की अगर 23.9% तक भारत की अगर जीडीपी में गिरावट देखी जा सकती है, तो अगर इसी आंकड़े का इसी तरीके का इस्तेमाल हम करेंगे तो अमेरिका के अंदर ये 33% से भी ज्यादा की गिरावट होगी। तो मीडिया ने यानी बिजनेस टुडे ने या ललन टॉप ने वो वीडियो बनाया था, तो मीडिया ने उस चीज को नहीं दिखाया कि 33% तक की गिरावट हुई है। लेकिन फैक्ट ये है, मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि गिरावट भारत की जो 23% के करीब या 24% के करीब जो गिरावट दिखाई जा रही है वो सही आंकड़ा है, और जो अमेरिका की गिरावट 9% के आसपास दिखाई जा रही है वो भी सही आंकड़ा है। वो कैसे सही आंकड़ा है, क्यों सही आंकड़ा है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजीव दुबे। राजीव दुबे बिजनेस टुडे के एडिटर हैं। और मेरा आपसे सवाल यही है कि जो बातें कही जा रही है सोशल मीडिया पर कि आंकड़े गलत हैं या उसमें कुछ खामी है, कोई और मेथड यूज होना चाहिए था, सच्चाई क्या है सर? एक्चुअल्स क्या है? कमी कहाँ पे है सर? देखिए रजत, देखिए मैं आपको बहुत सिंपल ये बता दूं कि मुर्गी का अंडा और बतख का अंडा दोनों को अंडा बताकर कंपेयर किया जा रहा है। अब मुर्गी का अंडा और बतख के अंडे में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन दोनों डेफिनेटली अंडे हैं। मुर्गी का अंडा अगर आप देखिए क्वार्टर का जो कंपैरिजन है उसको एनुअलाइज करके, उसको एक्सट्रैपोलेट करके, उसको ये अज्यूम करके कि क्वार्टर में आपकी इतनी परफॉर्मेंस है, पूरे साल में कितनी होगी, उस नंबर से कंपेयर किया जा रहा है। तो जो आप नंबर हमने ग्राफिक में दिखाया है वो ग्राफिक बताता है कि 23.9% भारत की इकोनॉमी श्रिंक कर गई है अप्रैल जून क्वार्टर में, 2020 के अप्रैल जून क्वार्टर में कंपेयर टू अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ 2019। 2019 के क्वार्टर के मुकाबले 2020 के क्वार्टर में 23.9, ये भारत सरकार का अपना आंकड़ा है। अब आप उस आंकड़े को अगर आप जैसे जो लोग कुछ जानबूझ के कर रहे हैं मुर्गी और बतख के अंडे को कंपेयर करने की, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत की इतनी खराब हालत नहीं है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो लोगों ने यूएस का एक नंबर निकाला है कि उनका एनुअलाइज जो जीडीपी रेट है वो 33% है, तो भारत की इतनी खराब अर्थव्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर आप एप्पल्स टू एप्पल कंपेयर करें, मुर्गी के अंडे को मुर्गी के अंडे से कंपेयर अगर आप करें, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जो हमने ग्राफिक बनाया है वो अप्रैल जून 2020 का है और उसका कंपैरिजन अप्रैल जून 2019 से है, और वो सारी कंट्रीज का एकदम सेम है। तो वो बिल्कुल मुर्गी के अंडे का कंपैरिजन है। और उसमें आप देखेंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था गिरी है, उसके बाद यूके की गिरी है, जर्मनी, जापान, उसके बाद यूएस की जो गिरी है उस क्वार्टर में कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 9.1% है, वो 33% नहीं है। 33% का कंफ्यूजन कहाँ से आता है वो मैं बता दूं आपको। 33% लोगों ने निकाला इसलिए क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था 24 गिर चुकी है, तो वो ये दर्शाता है कि ये जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, हमने जो नंबर लिए हैं ये G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज प्लस इंडिया प्लस चाइना, बिकॉज इंडिया चाइना उसमें नहीं है। तो दुनिया की जितनी भी बिगेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उसमें ये 9 कंट्रीज का ग्राफिक है। तो अब उसमें भारत का सबसे खराब प्रदर्शन है इस क्वार्टर में। तो लोगों ने ये कंफ्यूज करने की कोशिश की कि ये भारत का सबसे खराब प्रदर्शन नहीं है, लेकिन अमेरिका का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ। आज कुछ लोगों ने ये भी बताना चाहा कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत खराब प्रदर्शन हुआ, और वो ऑस्ट्रेलिया G7 में नहीं है, इतनी बड़ी कंट्री भी नहीं है। हमने जो कंपैरिजन किया है G7 प्लस इंडिया प्लस चाइना, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर भारत का 2020 में अप्रैल जून क्वार्टर एज कंपेयर टू 2019 के अप्रैल जून क्वार्टर में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये नंबर एकदम जैसे मैंने बोला
मुर्गी के अंडे का कंपैरिजन मुर्गी के अंडे से हो रहा है। ठीक सर, मैं आऊंगा उस बात पे भी आपके साथ कि क्यों कुछ लोग इस चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि क्या सरकार को बचाने के लिए है, जैसा भी। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने लोगों को बताया कि ये एनुलाइज्ड किया गया डेटा। एनुलाइज्ड डेटा की जो मेरी समझ है वो ऐसा होता है कि एक छोटी अवधि का कोई डेटा है जिसको हम यूज करते हैं और कहते हैं कि भाई अनुमान है एक साल में, मान लीजिए मैंने एक महीने की ग्रोथ देखी और कहा कि एक साल बाद, एक साल के अंदर ऐसी इतनी ग्रोथ हो सकती है इसके हिसाब से। मैं चाहता हूं सर आप वो एनुलाइज्ड डेटा का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाएं। एनुलाइज्ड डेटा में क्या होता है, अभी हमारा तो फिस्कल का क्वार्टर, हमारा ये Q1 होता है। बाकी कंट्रीज में 2 क्वार्टर, क्योंकि वो कैलेंडर ईयर फिस्कल होता है उनका, जनवरी से शुरू होता है, हमारा फिस्कल अप्रैल से शुरू होता है, तो उनके 2 क्वार्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो एनुलाइज्ड डेटा में जी भारत के लिए हमारा सिर्फ जी उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका हुआ, यूके हुआ, उन सब के ऑलरेडी 2 क्वार्टर्स हो चुके हैं, तो उनका आधा साल निकल चुका है इस ईयर में। हमारे लिए ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल से, तो हमारे लिए एक ही क्वार्टर हुआ है अभी। अब अगर आप एक क्वार्टर का नंबर लीजिए और उसको ये देखते हैं कि अगर हमारी 24% एक क्वार्टर में गिरी है अर्थव्यवस्था, तो उसको अगर हम एक्सट्रैपोलेट करें, उसको कैलकुलेट करें कि 24% के हिसाब से, एक क्वार्टर के हिसाब से अगर पूरे साल के अगले 3 क्वार्टर का भी देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था कितनी गिरनी चाहिए, एनुलाइज्ड का ये मतलब होता है। इसलिए वो बतख का अंडा है, वो मुर्गी का अंडा नहीं है। अब आप देखिए जो अमेरिका में, ब्रिटेन में जो 2 क्वार्टर्स का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, और उसमें भी जो नंबर्स आते हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नंबर्स प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स होते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखिए इकोनॉमिक्स में जैसे जैसे नंबर्स रिवाइज होते हैं कंट्रीज के, वो कंट्रीज उसको डिक्लेयर करती हैं। तो पहले प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आता है, फिर उसके बाद एडवांस एस्टिमेट आता है, फाइनल नंबर्स आते हैं। तो वो नंबर्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स इतने ज्यादा डिफरेंट नहीं हो सकते कि आप एक तरफ 9% बताएं और एक तरफ 32% बताएं। जो अमेरिका का कंपैरिजन बता रहे हैं लोग, वो उन्होंने पिछले 2 क्वार्टर्स का, उनके लिए 2 क्वार्टर्स पूरे साल में हो चुके हैं। मैं फिर से ये बताना चाहूंगा, जनवरी से लेकर अभी तक, जनवरी मार्च और अप्रैल जून, 2 क्वार्टर का उन्होंने जो अमेरिकी इकोनॉमी की हालत रही है, -3% और -9%, उसको एक्सट्रैपोलेट किया है पूरे साल के लिए, और उसको बताया कि अगर यही हालत रही तो इकोनॉमी पूरे साल में 32%, 33% तक गिर सकती है, इकोनॉमी श्रिंक कर सकती है। तो इसलिए ये मैंने जैसे आपको बताया, ये बतख का अंडा है, ये मुर्गी का अंडा नहीं है। और अगर आप, जैसे मैंने बोला, अप्रैल जून क्वार्टर टू अप्रैल जून क्वार्टर इस साल, अप्रैल जून क्वार्टर पिछले साल, उसको आप कंपेयर करिए, तो वो कंपैरिजन जो हमारा ग्राफिक है, वो कंपैरिजन वो हमारा ग्राफिक दर्शाता है। और उसमें भारत की अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट 24% से श्रिंक कर गई है। और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे टाइट लॉकडाउन रहा है। जो भारत का लॉकडाउन रहा है, उससे टाइट लॉकडाउन पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और हमारी अर्थव्यवस्था, एक और हमारी जो कमजोरी रही है वो ये थी कि जिस वक्त कोविड ने हमको हिट किया मार्च अप्रैल के महीने में, उस वक्त भारत की जो जीडीपी है ऑलरेडी 8.5-9% की एवरेज से, जो जीडीपी हमारी 2016 में हुआ करती थी, वो ऑलरेडी घटकर 3% तक आ चुकी थी। तो जब हमको कोविड ने हिट किया, उस वक्त हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था की हालत ऑलरेडी बहुत ही खराब थी, बहुत चरमराई हुई अर्थव्यवस्था थी। और उस वक्त हमको कोविड ने हिट किया, उस वक्त हम लॉकडाउन में चले गए। इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। सर एक सवाल ये भी था कि जैसे एनुअलाइज डेटा की आपने बात की, आपने कहा कि एनुअलाइज डेटा के हिसाब से अमेरिका में, क्योंकि उनके साल का 6 महीने का, यानी आधे साल का उनका कामकाज हो चुका है, तो अगर उनका 6 महीने का है तो वो अनुमान लगा के कह रहे हैं कि भाई हमारी 32-33% के आसपास जीडीपी श्रिंक कर सकती है। अगर सर इंडिया का ऐसा अनुमान लगाना हो, वैसे तो जो इंडिया टुडे, जो बिजनेस टुडे ने ग्राफिक्स बनाए हैं वो एयर टू एयर के बनाए हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि उन लोगों की संतुष्टि के लिए जो कह रहे हैं कि 32-33% के कंपैरिजन में भारत का 23 है, अगर वो एनुअलाइज डेटा के हिसाब से होना, तो आपका क्या अनुमान है कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी श्रिंक कर सकती है? देखिए, अगर पहले क्वार्टर में, देखिए जिस तरह से कैलकुलेट होता है, ये होता है कि अगर आपकी 100 माना जाए, जैसे अप्रैल 1 में आपकी इकोनॉमी 100 थी,
इस तरह से कैलकुलेट होता है। एनुअलाइज में आपको बता दूं, 100 आपकी इकोनॉमी थी अप्रैल 1 जब आप फिस्कल ईयर शुरू कर रहे थे, उसमें आपको 24% आपकी इकोनॉमी श्रिंक कर गई, तो आपकी इकोनॉमी सिर्फ रह गई 76%। ठीक है, अब 76% को आप अगले क्वार्टर में फिर 24% श्रिंक करिए, तो आपकी इकोनॉमी रह जाएगी जो भी 12% कम या 16% कम। इस तरह से अगर आप लगाते जाएंगे अंदाजा, तो हमारे अंदाजे से भारत की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 2/3 श्रिंक कर जाएगी। 2/3 67%, 66.5% जो अभी अंदाजा लगा रहा है। इस अगर आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन करना चाहिए, अगर आप बतख के अंडे को बतख के अंडे से कंपेयर करना चाहेंगे, तो हमारा नंबर 60% से डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और वो जैसा मैं बोला, ये अनुमानित होता है, ये एनुअलाइज्ड एकदम अनुमानित है। और ये हम जो बता रहे हैं नंबर आपको ग्राफिक में, ये रियल ग्राफिक है, रियल नंबर्स हैं। आपकी इकोनॉमी इतनी श्रिंक कर चुकी है, और जो एनुअलाइज्ड नंबर, तो अनुमानित नंबर को रियल नंबर से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। और अगर आपको रियली अनुमानित नंबर से, एनुअलाइज्ड नंबर से रियल नंबर से कंपेयर करना है, बतख के अंडे को बतख के अंडे से कंपेयर करना है, तो आप 60% के ऊपर का कंपैरिजन करिए। 66.5% के करीब वो बनता है। 66.5% भी हमको अगर आप एस्टिमेटेड और एनुअलाइज्ड, एक्सट्रापोलेटेड या जो कुछ भी अनुमानित नंबर अगर आप लगाना चाहें, तो अनुमानित नंबर को अनुमानित नंबर से कंपेयर करिए, आप रियल नंबर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इस वजह से ये नंबर का कंपैरिजन एकदम गलत है। जो हमने ग्राफिक बनाया है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम ठीक है। जो ग्राफिक जो रिवाइज हुआ है, कुछ लोगों ने हमारा क्रिटिसिज्म ये किया है, रजत मैं बता दूं आपको, कि हमने दो ग्राफिक रिवाइज किए, 2 ग्राफिक रिलीज किए, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भारत की इकोनॉमी उसमें भी 24% है, यूएस की इकोनॉमी उसमें भी 9.5% है, इसमें 9.1% है। दोनों ग्राफिक का अंतर मैं बता दूं आपको, 2 ग्राफिक का अंतर ये था कि जब कंट्रीज जो है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स होते हैं, एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं, फाइनल नंबर्स होते हैं। नंबर्स जो है रिवाइज होते रहते हैं कंट्रीज के। जुलाई 30 को यूएस ने नंबर्स रिलीज किए, वो नंबर अलग था। अगस्त 27 को यूएस ने नंबर रिलीज किए, वो नंबर अलग था। तो जो नंबर जो हमने रिवाइज किया है 9.5 से 9.1%, वो नंबर उनके रिवीजन के हिसाब से हुआ है। इटली ने 31 तारीख को ही रिवाइज किया, तो हमने 31 तारीख को जब नया ग्राफिक रिलीज किया, तो इटली का नंबर नया है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। दोनों नंबर्स, जो पुराना ग्राफिक है वो भी उन सरकारी नंबर्स, एग्जैक्ट सरकारी नंबर्स थे, उस वक्त के नंबर्स थे। जो नया ग्राफिक है इस वक्त के लेटेस्ट सरकारी नंबर्स हैं, और उनके हिसाब से यूएस की इकोनॉमी 9.1% ही श्रिंक की है। अगर आप देखिए, बहुत से लोगों ने मैं बहुत अचंभित हूं कि ये इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, एस गुरुमूर्ति, सुरजीत भल्ला, ऐसे इकोनॉमिस्ट इसमें गलती खा गए और उन्होंने गलत ट्वीट किया। लेकिन जैसे गुरुमूर्ति जी हैं, उन्होंने रिट्रैक्ट किया अपना स्टेटमेंट। उन्होंने बताया कि मेरा पहला अनुमान गलत था, क्योंकि मैंने और मीडिया के नंबर्स देख के मैंने वो ट्वीट कर दिया था। लेकिन उन्होंने भी फिर अपने आप को करेक्ट किया है। उन्होंने बताया कि यूएस की इकोनॉमी 9.1% से ही श्रिंक की है, और वो 33% से श्रिंक नहीं की है। अगर आपको जैसा मैंने बोला कि वो मुर्गी के अंडे से मुर्गी के अंडे का कंपैरिजन उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने करेक्ट किया, उन्होंने ट्वीट भी किया इस बारे में। तो सुरजीत भल्ला जी ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी डेफिनेटली उनकी गलती है। ये 33% बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी ये कंपैरिजन जायज नहीं है। किसी भी तरह से आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते जी। और प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जो थी, उसमें सुरजीत भल्ला रह चुके हैं, और एस गुरुमूर्ति भारतीय जनता पार्टी के, और जो जितने भी राइट विंग की पार्टीज हैं उनमें एक बड़ा नाम है, खासतौर पर इकोनॉमिक्स के मामले में। सर, मेरा एक सवाल आपसे और भी था, और उससे पहले मैं एक बार अगर सम अप करना चाहूँ इस सारी चीज को, तो आपके कहने का मतलब ये है कि हमने रिवाइज इसलिए किया क्योंकि पीछे से सरकारों ने अपने डेटा, इटली की, अमेरिका की सरकारों ने रिवाइज किया, और हमारे पाठकों तक, हमारे दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचे और सटीक जानकारी पहुंचे, इस करके नया डेटा आया और उसे दुरुस्त किया गया। ठीक है सर, मेरा एक सवाल अब आपसे ये है कि आपको क्यों लगता है जो इस तरीके की बातें बनाई जा रही हैं, जो स्टेटमेंट बनाई जा रही हैं, वो क्यों बनाई जा रही हैं कि गलत डेटा दे रहे हैं या कुछ? देखिए, कई वजह हैं। मैं
मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट इसमें धोखा खा गए, तो मैं ये मानता हूं कि कुछ डेलिबरेटली कर रहे थे और कुछ इग्नोरेंस की वजह से कर रहे थे। और कहीं से भी कोई भी नंबर उठा के वो ट्वीट कर रहे थे कि मैंने तो ये रॉयटर ने ये नंबर दिया है। अब रॉयटर का नंबर जो उसमें आपकी हेडलाइन में दिख रहा है वो क्लियरली बोल रहा है कि ये एनुअलाइज नंबर है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें देखिए बहुत सारी ट्रोल आर्मी हमारी देश में इस वक्त काम कर रही है, और कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव ये था ये दर्शाना कि भारत की सबसे खराब प्रदर्शन नहीं रहा है इस क्वार्टर में, बल्कि यूएस का रहा है। तो शायद वो ये दर्शाना चाहते थे, लेकिन फैक्ट्स आर फैक्ट्स। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि वो आप एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपेयर नहीं कर सकते, एप्पल्स का एप्पल्स से कंपेयर करना पड़ेगा, ऑरेंजेस का ऑरेंजेस से। तो वो इवेंचुअली फैक्ट्स विल स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। जो मैंने हमने अपना वी हैव स्टूड आवर ग्राउंड, वी हैव बीन विंडिकेटेड। जिन लोगों को गलती से, जैसा मैंने बोला, इग्नोरेंस से या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो ये बात बोल रहे थे या ट्विटर पर जा रहे थे, वो ऑब्वियसली अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका ज़मीर बोलता है कि आपको करेक्ट करना चाहिए। लेकिन जिनका मकसद था ये दर्शाना कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे खराब नहीं रही है, वो ऑब्वियसली चुप है इस वक्त, क्योंकि वो अब उनके सामने इसमें बोलने के लिए और कुछ रहा ही नहीं है। तो चुप रहना ही वो ठीक समझ रहे हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, बिजनेस टुडे के ग्राफिक्स दोनों, पुराना ग्राफिक और नया ग्राफिक, जो दोनों आइडेंटिकल हैं, बहुत थोड़ा माइनर अंतर है, और जो माइनर अंतर आप देख रहे हैं वो इकोनॉमिक उन कंट्रीज ने अपने नंबर्स जो रिवाइज किए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एडवांस एस्टिमेट्स, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स, हर तरह के एस्टिमेट्स कंट्रीज के आने शुरू हो जाते हैं जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है। देखिए जैसे जून एंड में क्वार्टर खत्म होता है तो उसके एक महीने के बाद से नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं, और दूसरे महीने के एंड तक, जैसे जून का जैसे नंबर 31 अगस्त तक इटली ने फाइनल नंबर अपना दे दिया कि हमारा ये हुआ है श्रिंक। पहले नंबर थोड़ा लोअर था। सेम विद यूएस, ऐसे ही यूके का होता है, ऐसे ही जर्मनी का होता है, ऐसे ही जापान का होता है। हर कंट्री का अपना प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स होता है, फिर फाइनल नंबर्स देते हैं। तो जून क्वार्टर का 2 महीने के बाद तक फाइनल नंबर्स आ चुके होते हैं। भारत की ये परंपरा रही है कि हम सीधा एक ही नंबर देते हैं, और उसको अगले क्वार्टर्स में अगर कुछ आते हैं तो पिछले क्वार्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। लेकिन कई कंट्रीज होती हैं जो इमीडिएटली अपने नंबर्स डिक्लेयर करती हैं, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स, और उसके बाद 2 महीने के अंदर उसको कंक्लूड कर देती हैं। तो दोनों ग्राफिक्स में कोई भी गलत नहीं है, दोनों ग्राफिक्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था की 23-23.5% को यूएस की 32% से कंपेयर कर रहे थे, वो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुर्गी के अंडे का बतख के अंडे से कंपेयर करने का जैसे के मायने है, और ये बोलना कि ये दोनों आखिरकार तो अंडे ही हैं, लेकिन क्लियरली वो अंडे अलग अलग हैं। राजीव सर, एक बात और भी थी कि अभी जो ये डेटा हमारे पास आया, ये उस समय का डेटा है जब भारत में एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ था। हमारी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही थी, हमारी सर्विसेज सेक्टर काम नहीं कर रहा था। तो ये स्वाभाविक सी बात थी कि भारत के आंकड़े ऐसे आने थे। अब ये नंबर किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा, लेकिन सबको पता था कि गिरावट दर्ज की जाएगी। हम आने वाले समय में क्या देखते हैं? आप क्या लगता है आने वाला टाइम होपफुली अच्छा होगा? क्या ये सुधरेंगे? देखिए टेक्निकली अगर आप देखिए, बहुत सी कंट्रीज, दुनिया भर की ये सारी कंट्रीज जो मैं बता रहा हूँ, यूके, यूएस, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उनका हाफ ईयर हो चुका है। तो टेक्निकल डेफिनेशन जो रिसेशन की होती है वो ये है कि अगर आपकी 2 क्वार्टर्स सक्सेसिव क्वार्टर्स में, एक के बाद एक क्वार्टर्स में आपकी इकोनॉमी श्रिंक करती है तो आप रिसेशन में जा चुके होते हैं। तो भारत, जो कि टेक्निकली अभी रिसेशन में नहीं गया है, लेकिन अगर आप देखिए जो हमारी इकोनॉमी की हालत रही है अप्रैल जून क्वार्टर और उसके बाद भी जुलाई में, अगस्त में, और अगस्त तो अब खत्म हो गया, अभी सितंबर में आप देखिए भारत के लॉकडाउन खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। आपको भी पता है कि एनेक्डोटल एविडेंस आपको बताता है कि आपके नेबरहुड में अगर 10 दुकानें थी उसमें 5 दुकानें बंद हो चुकी हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं। तो टेक्निकली हम रिसेशन में नहीं गए हैं, बाकी दुनिया रिसेशन में जा चुकी है। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री रिसेशन में है इस वक्त, चाइना को छोड़ के। चाइना की पॉजिटिव ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में। तो टेक्निकली हम रिसेशन में नहीं है, लेकिन रियल अगर आप ऑन ग्राउंड देखिए तो भारत भी रिसेशन में जा चुका है। तो हम जब हमारा सितंबर के क्वार्टर के नंबर नवंबर के एंड में डिक्लेयर किए जाएंगे तो आप ये देखेंगे
कि वो उसमें भी हमारी इकोनॉमी श्रिंक करेगी, मे बी इतनी बुरी तरह श्रिंक नहीं करेगी, मे बी इससे कम श्रिंक करेगी, लेकिन हम रिसेशन में जा चुके हैं ऑलरेडी। उसका फॉर्मल अनाउंसमेंट आप सिर्फ नवंबर के एंड में देखेंगे। उसके बाद ये हमारा आधा साल खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर ये लॉकडाउन का ये सिलसिला, देखिए अभी क्या हुआ है कि जो पावर ऑफ लॉकडाउन जो है वो पूरे स्टेट से, सेंटर से डिवॉल्व होकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स तक दे दी गई है। तो अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स डिसाइड करते हैं कि उनके एरिया में जब केसेस बढ़ते हैं तो वो इमीडिएटली लॉकडाउन कर देते हैं। तो अब एक डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन हुआ, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खुल गया, दूसरे में हुआ, तीसरी में खुल गया, वहां से लोग आने जाने में मुश्किल हो रही है। तो ये जब तक हमारी जो वैक्सीन है, जब तक वैक्सीन भारत में डिक्लेयर नहीं हो जाएगी, अगस्त 22 से लेकर 73 दिन का समय है, मेरे ख्याल से दिसंबर के आसपास आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैक्सीन का अनाउंसमेंट होगा। उसके बाद प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। प्रोडक्शन जो है 6 करोड़ वैक्सीन हर महीने भारत सरकार को दी जाएंगी पिछले जनवरी मार्च तक, और मार्च ऑनवर्ड्स 10 करोड़ वैक्सीन पर मंथ भारत सरकार को सप्लाई की जाएंगी। और फिर भारत सरकार वो वैक्सीन लगाना शुरू करेगी दुनिया पूरे देश में। तो वो प्रोसेस जो है वो जून जुलाई तक मेरे ख्याल से थोड़ा कंट्रोल में आएगा। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि ये जो साल है पूरा फाइनेंशियल ईयर, इसमें 10 से 12% तक के कई इकोनॉमिस्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरह श्रिंक कर चुकी होगी। तो ये एनुअलाइज्ड रेट जो लोग बोलते हैं वो एकदम गलत होता है, क्योंकि वो अगर आपके अगले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है तो वो एनुअलाइज्ड रेट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो ये एनुअलाइज्ड रेट के हिसाब से अनुमानित रेट के हिसाब से जानना और उसका कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो एनुअलाइज्ड रेट टू एनुअलाइज्ड रेट के साथ कंपेयर करिए, तो उसमें आपको बहुत ही अलग आंकड़े नजर आएंगे। और रियल डेटा के साथ बिल्कुल साल के एंड तक हमारा जो अभी आपको 24% श्रिंकेज दिख रही है पूरी इकोनॉमी का, इतना बुरा हाल नहीं होगा मेरे ख्याल से। सेकंड हाफ में थोड़ी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है देश में, उसकी वजह से सेकंड हाफ में 2 क्वार्टर्स छोड़ के आप उम्मीद कर सकते हैं तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। इतनी ज्यादा श्रिंक नहीं करेगी इकोनॉमी, लेकिन पूरे साल में ऐसा कोई भी इकोनॉमिस्ट मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि इस साल में हमारी इकोनॉमी श्रिंक नहीं करेगी। तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी श्रिंक करेगी। अगर हमारी इकोनॉमी 100 रुपए की थी तो साल के एंड में चाहे वो 90 रुपए रह जाए या फिर 98 रुपए 88 रुपए रह जाए या उससे भी कम हो जाए, लेकिन मुझे लगता है 10 से 12% इकोनॉमी श्रिंक करेगी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगला साल थोड़ा और बेटर होगा, हम फिर भी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो 6% 8% भी होती रही है हमारी, अगर उस रेट पर भी हम ग्रो करेंगे तो जो हमारा 12% या 10% इस साल श्रिंक हो जाएगा उसका थोड़ा ही रिकवर कर पाएंगे अगले फाइनेंशियल ईयर। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, मैं बता दूं आपको, जो कि अपनी उम्मीद फिस्कल 22-23 पर लगा के बैठी हैं। 20-21 छोड़ दीजिए, 21-22 भी छोड़ दीजिए, 22-23 में वो उम्मीद कर रही हैं कि जो उनका रिपोर्टेड टर्नओवर था, जैसे कार कंपनीज ऐसी बहुत सारी हैं, जैसे होंडा के कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमको बता रहे थे कि जो 2019 में उनके कार के नंबर्स थे वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 में। तो 4 साल का लॉस हुआ है उनका, 4 साल का इकोनॉमिक लॉस उनको बेयर करना पड़ेगा, और 2019 के नंबर वो अब 2023 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सी ऐसी कंपनीज होंगी देश में जो इस तरह के जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इनका सबका कोलेशन जो होता है वो अब जीडीपी होता है। जीडीपी हमारा आखिरकार क्या होता है? It's the value of output of goods and services in the country. तो अब आउटपुट ही नहीं होगा तो फिर वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, तो इस वजह से जीडीपी श्रिंक कर रही है। ठीक है सर, तो कुल मिला के बात ये कि अगर किसी कंपनी के पास ढेर सारा पैसा पॉकेट या वो डेट फ्री नहीं है, अच्छी खासा उनके पास पैसा पहले से मौजूद नहीं है, तो उनके लिए दिक्कत की बात है। और अगर उनके लिए दिक्कत की बात है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो दिक्कत की बात है, और हम अगले 1 या 2 साल में इसे रिकवर नहीं करने वाले हैं। और जो लोग इस फील गुड करना चाहते हैं ये बोल के नहीं हमसे ज्यादा किसी और की श्रिंक हुई है, तो उनकी चिंता होनी चाहिए कि नहीं, इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज्यादा श्रिंक हुई है, भारत पे उसका असर पड़ा है, जिसका कारण एक सख्त लॉकडाउन रहा है, जिसका पर्पस वायरस को रोकना या
इस पैंडेमिक को कंट्रोल करना था। तो उन सब का असर भारतीय इकोनॉमी पे हुआ और आगे भी होने वाला होगा। इसे झुटलाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स आर फैक्ट। ठीक है सर, आपने हमें ये सारी जानकारी दी और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने लोग हैं जिनको उस ग्राफिक पे शक होगा है, जिनको किसी तरीके का भ्रम होगा, कुछ लोगों को पढ़ के कि नहीं भारत की इकोनॉमी अमेरिका से ठीक परफॉर्म कर रही है या कुछ ऐसा, उनका शक दूर हो जाएगा, उन तक सही जानकारी मिलेगी और अगली बार वो एप्पल टू एप्पल यानी कि मुर्गी के अंडे का कंपैरिजन मुर्गी के अंडे के साथ ही करेंगे। 2020 की पहली तिमाही की जब बात करेंगे तो उसका कंपैरिजन 2019 की तिमाही से करेंगे, ना कि किसी और डेटा से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े। थैंक यू। और ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जो ग्राफिक जो पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ है, एक ही ग्राफिक है जो अर्थव्यवस्था के मामले में चला, बिजनेस टुडे का, जिसके लल्लन टॉप ने एक स्पेशल वीडियो बनाकर भी आपको पूरी डिटेल में समझाया और बताया, वो गलत नहीं है, उसमें कोई खामी नहीं है। उसमें जो कंपैरिजन किया गया है वो भारत की 2020 की पहली तिमाही का भारत के ही 2019 की जो पहली तिमाही थी वित्त वर्ष की, उसका कंपैरिजन किया गया था। उस कंपैरिजन के हिसाब से 23.9% का श्रिंक नोटिस किया गया और ये फैक्ट है जिसे सरकार ने खुद रिलीज किया है। इसमें ना हमने कुछ बनाया है ना बाहर से कहीं से कुछ आया, ये गवर्नमेंट का ही डेटा है। तो ये भारत की इकोनॉमी पे असर रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर होगी और जब भी बेहतर होगी लल्लन टॉप आप तक पूरी जानकारी पहुंचाता रहेगा। इसी तरीके से सरल भाषा में आप तक सटीक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। राजीव हमारे साथ रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।